हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड्स, रेलवे में जो लास्ट टाइम फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसमें स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म भरने से लेके एग्जाम देने तक और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से लेके मेडिकल तक सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। कौन सा प्रोसेस में क्या क्या हुआ और लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आए, मेरे साथ और भी जो डीबी में आए थे उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स निकले और उनका सॉल्यूशन कैसे हुआ, सारा चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है या फिर फॉर्म भरने के बाद ये सारा प्रोसेस अगर नहीं किया है तो कैसे होता है। सारे लोग कन्फ्यूज़न बस मेरे को बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। तो सभी का एक समय अभी ऐसा होता है कि जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कई सारे कमेंट्स हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना के लेके आया हूँ तो जिसमें सारा चीज़ मैं पूरा लाइव आपको दिखाने वाला हूँ विथ प्रूफ के। यहाँ पास मेरा पूरा प्रूफ, यहाँ है मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आज आपको बता देता हूँ कि पिछले बार जो फॉर्म रेलवे के द्वारा कब भराया गया था पैरामेडिकल कैटेगरीज का, तो होता है CN02/2019 2019 में भराया गया था फॉर्म। और इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, तो एग्ज़ाम जो है वह जुलाई में हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं 19 जुलाई 2019 यहाँ मेरा एग्ज़ाम्स का डेट है, पूरा रोल नंबर है और कैसे सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ आपको बता दूँ। जब जाएंगे तो ना आपको मोबाइल लेके जाना है, अगर बैग वैग भी लेके जाते हैं तो खुद की जिम्मेवारी पे लेके जाएंगे। बैग, मोबाइल, अंगूठी, कड़ा, यहाँ तक कि बेल्ट पर सारा चीज़ को बाहर कर दिया जाता है। आपको सिर्फ ओनली वन अपने के साथ जाना है और जो है शर्ट भी आधा पहनना है, मतलब हाफ शर्ट का होना चाहिए, स्लीव हाफ होना चाहिए। तो ये सारे होते हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम जब वहाँ जाएंगे तो आपका बेल्ट सब मतलब चेक किया जाएगा और उतारवा दिया जाएगा। आप ना ओनली वन सादे पैंट शर्ट पे जाएंगे और अपना जूता भी यूज़ कर सकते हैं, जूता तो यूज़ करेंगे ही। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक होगा 2 या 3 बार से, सिक्योरिटी अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी चेक होता है। इसके बाद फिर आपको वहाँ पेन और एक पेपर दिया जाता है जहाँ आप उसको रफ कार्य के लिए कर सकते हैं। आपका सारा चीज़ CBT कंप्यूटर टेस्ट जो बेस टेस्ट होता है वो ओपन रहेगा वहाँ, जहां आप अपना रोल नंबर जो सीट रहेगा वहां सारा चीज़ प्रोसेस रहेगा। सिर्फ आपको स्टार्ट बटन करना है। अगर आप लोग कैसे एग्ज़ाम देते हैं तो इसका एक मॉक टेस्ट मैं बताऊंगा, उस मॉक टेस्ट को भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम्स के डे पे ऐसा होता है, ये सारे चीज़ आते हैं। इसके बाद आपका जो ड्यूरेशन है उसके दौरान आपको एग्ज़ाम्स को पूरा कंप्लीट करना है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लैंग्वेज चूज़ किए हैं उस लैंग्वेज और साथ में इंग्लिश आता है। तो इस तरीके से सारा जो क्वेश्चंस है वो हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश के साथ जो भी बंगाली, मराठी, आसामी, तेलुगु जो भी आपने चूज़ किया है वो उसके साथ में आता है इंग्लिश। तो ये क्वेश्चंस पेपर की बात थी। क्वेश्चन पेपर में जो 90 मार्क्स रहता है, अगर आप किसी क्वेश्चंस का आंसर अगर गलत दे चुके हैं तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने से पहले। अगर आपको लगता है कि मेरे इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो ऐसे करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और रेलवे में जो आपका जो सीट होता है उसका चयन या फिर जो आपका सेंटर का चयन होता है वो रेलवे ही करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ दिया हुआ है, मैंने RRB जो बिलासपुर जोन से फिलअप किया हुआ था। इसमें आप देखेंगे तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रायपुर दिया है। रायपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन जो है वहाँ से कितना दूरी है, तो 12 किलोमीटर की दूरी पे मेरे को इसमें सारा चीज़ मेंशन किया हुआ था। इसके बाद जब आता है रिज़ल्ट आने के बाद अपने प्रोविजनल रिज़ल्ट आता है, इसके बाद फाइनल आंसर के आता है। तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कुछ एक क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस का। अगर आपका बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चंस और नॉर्मल क्वेश्चंस को एक समान समतुल्य किया जाता है। अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने 90 मार्क्स लिया है तो फाइनल आते आते आपका 75 हो जाए, ऐसा भी होता है कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है अलग अलग शिफ्ट में हार्ड, उनके हार्डनेस के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। हो सकता है आपका 55 नंबर आया है और आप डायरेक्ट 70 नंबर से पहुंच जाएं, ऐसा भी होता है। ये नॉर्मलाइजेशन का एक नियम है जिसको अलग से बताऊंगा। अब रही बात फ्रेंड्स के डीबी में क्या क्या होता है। डीबी में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक नोटिफिकेशन होगा कि डीबी आपको कहाँ जाना है,
तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं डीबी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ दिया हुआ है, मेरा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसके साथ साथ डीबी मेरे को कहाँ जाना है, डीबी का प्लेस दिया है, टाइम दिया है। तो डीबी में बता दूं फ्रेंड्स, डीबी में आप अपना सेलेक्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही अंदर आ सकता है। इसके अलावा पानी की बोतल भी अंदर नहीं जाता है। आरआरबी आपको जो भी खाना पीना है वो आप बाहर खा पी के ही अंदर इंटर होंगे, और जो टाइमिंग और ड्यूरेशन दिया हुआ उसी में। और इसके अलावा ना आप मोबाइल ले जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देते हैं सेम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है इसी आधार पे। और आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे भी थंब और बायोमेट्रिक्स डिटेल लिया जाता है, और साथ में एग्ज़ाम्स के टाइम भी लिया जाता है। तो ये दोनों जगह प्रोसेस होता है। साथ में आपने जो एग्ज़ाम्स के लिए जो फ़ोटो अपलोड किए हैं वही फ़ोटो आपको प्रिंट करा के रख भी लेना है। डीबी के टाइम में भी काम आएगा और एग्ज़ाम के टाइम में भी काम आता है। तो ये डीबी की बात हो गया। और डीबी के बाद जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स कमी होता है तो उसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लोग बोले कि अभी कास्ट सर्टिफिकेट अगर सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं है तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो फ्रेंड्स प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो यहाँ आरआरबी आपको शो हो रहा होगा, आरआरबी बिलासपुर का यहाँ लेटर है, जिसमें हम मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स मतलब जो है क्लियर नहीं थे। सबसे पहले मेरा था बीएससी डिग्री का जो है सर्टिफिकेट, बीएससी डिग्री का जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, डिग्री सर्टिफिकेट, बीएससी का जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो मेरे को ज़रूरत था। इसके बाद ओबीसी एनसीएल का आप यहाँ देख सकते हैं, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो रेलवे फॉर्मेट में होता है उस फॉर्मेट में, सेंट्रल फॉर्मेट में ये चाहिए था। और तीसरा नंबर था मेरा एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन पे था। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ थे। और यहाँ आप डेट्स देख सकते हैं, जो मेरा डीबी हुआ था 19 सितंबर 2019 को हुआ था, और मेरे को यहाँ 30 सितंबर, आप यहाँ डेट देख सकते हैं, 30 सितंबर तक मेरे को जो सारा डॉक्यूमेंट्स था वो जमा करना था। और मैंने यहाँ देख सकते हैं रिसीविंग 30/9/2019 को वहाँ से रिसीविंग भी लिया था, रिसीव्ड कर दिया गया था 1 और 2 जो दोनों मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने मैंने रिसीविंग कर दिया था। इसके बाद मेरे को मेडिकल के लिए भेजा गया था, मेडिकल के लिए नागपुर, यहाँ CMS रेलवे जो हॉस्पिटल है वो नागपुर में मेरे को भेजा गया था। नागपुर अर्थात बिलासपुर से हम नागपुर गए थे, और नागपुर जो गए थे उसी रात पे जिस दिन मेडिकल हुआ उसके जस्ट मॉर्निंग को ही 20 तारीख को हम यहाँ देख सकते हैं 20 तारीख को यहाँ 20/9 को 8:30 बजे हमें वहाँ रिपोर्टिंग करना था। और जो हमारा लास्ट डेट था 30/9/2019 को हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर जमा करना था। तो ये अपने देख सकते हैं कि आपको यहाँ पूरा डिटेल मिला था। तो काफ़ी सारे लोग का कहना था कि अगर डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है जिसमें आप उसको पूरा फिल कर सकते हैं। तो ये थी जाति और उससे संबंधित। अब बात करता हूँ मेडिकल में। तो फ्रेंड्स हमें बिलासपुर में जैसे ही शाम को 5 बजे छोड़ा गया, इसके बाद नागपुर अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुँचना था। तो उसके लिए क्या किए हम लोग, तो उसके लिए ट्रेन देखे। तो ट्रेन रात को 12 बजे था। तो रात को 12 बजे ट्रेन होने के बाद इसके बाद क्या हुआ, रात को 12 बजे ट्रेन है, ऐसे भी हम लोग मॉर्निंग से वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए थे। सुबह 8:30-9 बजे जो इंटर हुए थे, शाम को 5 बजे छोड़ा गया था। पूरे डॉक्यूमेंट्स एक वहाँ वेरीफाई होता है। आपको बता दूँ अगर किसी का नाम चेंज है तो उसके लिए एफिडेविट लगेगा। 10th में अलग है, 12th में अलग है। अगर एक भी वर्ड्स डिजिट का फ़र्क रहता है किसी के भी नाम में तो उसके लिए एफिडेविट लगता है। एफिडेविट से उसका प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं उसके लिए तो अब मैंने दिखाई दिया, ये सारा चीज़ वहाँ होते हैं। और डीबी होने के बाद जब हम वहाँ जा रहे थे तो फ्रेंड्स बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं। जॉब पाने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाती है। तो रात को हम लोग 12 बजे गीतांजलि एक्सप्रेस जो हमें मिला, उस गीतांजलि एक्सप्रेस से हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ इतना सारा भीड़ था कि हमें ना टिकट, जनरल में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि जनरल में इतना भीड़ खड़े होने की जगह नहीं रहती थी। तो हम लोग वहाँ चले गए स्लीपर में, और स्लीपर में जनरल का टिकट लेके गए थे। क्यों, तो जनरल का टिकट ले जाने के बाद हम डायरेक्ट टीटी से बात किए तो टीटी सर ने हमें वहाँ हेल्प किया, और उनका कहना था कि जहाँ भी खाली जगह मिलता है आप जाके अभी फ़िलहाल बैठे रहो, अगर कुछ अरेंज होता है तो मैं आपका देख लूँगा।
किंतु कुछ अरेंज नहीं होने के कारण भी हम लोग वैसे ही आराम से बैठ के स्लीपर में चले गए। किंतु जैसे जैसे हम वहाँ नागपुर पहुँचते तो दूसरी टीटी आ गए और दूसरी टीटी आने के बाद हमारा फाइन बन गया। अब फाइन बन गया फ्रेंड्स, हम लोग 2 दोस्त थे, एक वहाँ राजस्थान से आए हुए थे और एक झांसी के थे, झांसी उत्तर प्रदेश से, तो दोनों का वहीं था मेरे साथ में, तो वहाँ से उन दोनों से फ्रेंडशिप हो चुका है, उनके साथ हम लोग गए। इसके बाद उस समय रात में ही वैसे ही चालान हमारा बन चुका, लगभग सुबह 6 बजे, और 8 बजे लगभग ट्रेन वहाँ पहुँच जाता। तो हम लोग टीटी सर से फिर बोले, तो टीटी सर बोले कि तुम लोग 2 हो तो 1 का मैं चालान बना देता हूँ, 1 का मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर मैंने बोला सर हम लोग तो जानबूझ के यहाँ नहीं आ रहे थे, किंतु हम लोग का डीबी है, हम लोग इसी लेटर को दिखाए थे फ्रेंड्स जो हमें आरआरबी के द्वारा मिला हुआ था। इस लेटर को दिखाए तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए, बताए और बोले कि सर हम लोग लास्ट टाइम एक और टी सर से बात कर चुके हैं, उन्होंने बोला कि हमें आप लोग ऐसे यहाँ बैठ सकते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वहाँ टीटी सर ने हम लोग को भी मतलब हैंडशेक किया और बोला कि नहीं अब मैं आप लोग का नहीं बना सकता हूँ चालान, और हम लोग को मतलब वहाँ से कांग्रेस किए और बोले कि अब आप तो हम लोग के फैमिली में आने वाले हो, कुछ ही दिन बाद आप हमारे फैमिली को ज्वाइन कर लोगे, तो बेस्ट ऑफ लक बोला। तो हम लोग उनको थैंक यू बोले और उस समय हम लोग का खुशी का ठिकाना सोच सकते हैं कि पहले से ही हम लोग को बधाई मिलने लगा, और साथ में रेलवे के जो कर्मचारी लोग हमें अपने फैमिलीज़ के रूप में स्वीकार किया, तो हमें कुछ अलग सा महसूस हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स हम वहाँ रेलवे के हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ हमें पता चला कि हमारा डीबी मतलब जो मेडिकल है वहाँ नहीं होना है। तो वहाँ 2 रेलवे हॉस्पिटल थे, तो हम लोग दूसरे फिर रेलवे हॉस्पिटल में गए। वहाँ से हमें बताया गया कि वो वाले रेलवे हॉस्पिटल पे जाओ। वहाँ गए हम लोग, वहाँ से फिर अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही पहुंच चुका था। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो मेडिकल होता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में अगर आप ऐसे ही गवर्नमेंट में जाते हैं तो 500 700 जितना का भी आपका पर्ची कटता है, किंतु रेलवे में सिर्फ 12 रुपये का कटता है। 12 रुपये से उन लोग 13 रुपये भी नहीं लेते हैं। ये चीज़ मैंने उस समय देखा हुआ था। तो अभी क्या है कितने हैं अभी तो नहीं बता सकता, किंतु उस समय 12 रुपये थे, तो अभी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा जो डॉक्यूमेंट्स के लिए, और हम लोग से उस समय 12 रुपये ही लिया गया था। अगर किसी ने 15 रुपये दिए थे तो उसको 3 रुपीज़ रिटर्न किया गया था। इसके बाद वहाँ मेडिकल होता है, तो मेडिकल जो होता है हम फ्रेंड्स B1 C1 और आपका C2 इस तरीके से कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है। तो आप उसको जो नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका मेडिकल होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल होना चाहिए। तो हमारे लिए जो मेडिकल हुआ था उसमें फ्रेंड्स हम लोग को उठक बैठक कराया था, जिसके लिए बॉयज़ लोग को लिए हाइड्रोसेल्स को चेक करने के लिए। इसके बाद हमारा जो है आई टेस्ट हुआ था। आई टेस्ट दूर और नज़दीक का विज़न, कलर ब्लाइंडनेस, आपको पूरे एकदम रूम अंधेला मिलेगा जिसमें आपको सुई के नोक के बराबर बहुत दूरी में आपको कलर दिखाई देगा, और उस कलर को आपको पहचानना है, पीला है, हरा है, नीला है। इस तरीके से फ्रेंड्स वहाँ हरा और पीला में काफ़ी अंतर नहीं पता चलता है, क्योंकि एक छोटा सा डॉट के हिसाब से आपको पता लगाना रहता है कि कौन सा कलर है। तो ये विज़न टेस्ट होता है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए टेस्ट होता है। इस तरीके से काफ़ी सारे जो टेस्ट हैं। इसके बाद एक्सरे भी होता है। एक्सरे होने के बाद यूरिन, शुगर, बीपी, ये सारी चीज़ चेक होते हैं मेडिकल में। और मेडिकल होने के बाद आपको कोई नहीं दिया जाता है कि आप मेडिकल में फिट है या अनफिट है, ये सारा रिकॉर्ड आरआरबी को भेज दिया जाता है। किंतु लगभग सभी कोई फिट ही होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो अनफिट होते हैं, जैसे लोको पायलट या पायलट, इन सभी में क्योंकि आई के लिए काफ़ी इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी होता है। और C1 B1 इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आपका एक चीज़ ध्यान रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस ना हो। और फ्रेंड्स अगर कलर ब्लाइंडनेस का आपको टेस्ट करना है तो इसका पहले से ही आप ऑनलाइन इसका मिल जाएगा PDF। विज़न टेस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस का आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप इसको पहले से एक्सपीरियंस कर लीजिए। बहुत सारे आते हैं, एक डॉट धब्बा जो रहेगा, एक सर्कल में बहुत सारे डॉट रहेगा, उसमें अलग कलर का एक पहचान बने, जैसे कुछ नंबर्स रहते हैं या फिर कुछ एरो का निशान होता है, एंडिंग पॉइंट और एंट्री पॉइंट, इस तरीके से ऐसे रहता है। तो ये सारी चीज़ आपको कलर ब्लाइंडनेस पहचानने के लिए आना चाहिए, तो इसको आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद फिर आपका जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, और ये सब जो डिटेल है वो आरआरबी के साइट पे आप हमेशा चेक करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा जो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग जो
सर्टिफिकेट से लेके इशू कर रहे थे, तो लास्ट टाइम 2019 में तो ऐसा कोई इशू नहीं आया था। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट अगर उस टाइम डीबी के टाइम अनअवेलेबल हैं तो आपको 1 वीक का टाइम मिला हुआ था। तो आप इस सप्ताह के अंदर में अगर आप जमा कर देते हैं तो आपका सारा चीज़ सक्सेसफुली हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ मेमोरीज जो मेरा, जिससे आपका काफ़ी सारे जो शंका हैं वो दूर हो सकते हैं। तो इसी उम्मीद से मैंने ये वीडियो को बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपका मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्प रहा होगा, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपसे क्वेश्चंस होंगे मेरे से, तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपने काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि सेंट्रल फॉर्मेट में कैसे होता है, तो मैंने सिंपल से मैंने इस जो फॉर्मेट था उसको प्रिंट करके ले गया, और इसके साथ मैंने एक आवेदन लिखा अपने जो यहाँ के अपने जो तालुका या तहसील होते हैं, ब्लॉक में जो एसडीएम होते हैं उनके पास, और उन्होंने मेरे को इस फॉर्मेट में ही बना के मेरे को दिया था, ताकि मैं इसी फॉर्मेट में वहाँ जाके जमा करूँ, ताकि कोई और नया इशू ना हो मेरे साथ। तो इस तरीके से आप उसी फॉर्मेट को प्रिंट ले जाएं, उसी के आधार पे बनवा लें, तो आगे आके आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और इससे आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ऐसे ही आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।